जो होता है ये क्या करता है, सेल को इंटरनली फिल किया जाता है, मतलब कह सकते हैं ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर या फिर ये कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को कंप्लीटली फिल किया रहता है। ठीक है, अब आपको ये प्रॉपर्ली आई होप दिख भी रहा होगा, दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और आई होप सारा कुछ अब सही होना चाहिए। इसी का वेट था कि 2 3 4 तारीख है, उसके बाद बेटर थोड़ा सा नेटवर्क दे पाएंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है वो मेन एरिया होता है, ये सेल का मेन एरिया होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में सेल का मेन एरिया होता है, साइटोप्लाज्म ही पूरा सेल में भरा होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहिए अभी हमने हेडिंग तो डाला है प्रोकैरियोटिक टैग, लेकिन प्रोकैरियोटिक के बारे में हम बता नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी हम सेल के बारे में कुछ देर तक बताएंगे कि सेल का कैसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल के अगर शेप और साइज की बात कर लें, सेल में हैव वेरी 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 सॉरी सेल में हैव वेरी इन शेप एंड साइजेस। ठीक है, सेल में हैव वेरी इन शेप एंड साइजेस का मतलब क्या है कि सेल में कंप्लीटली सेल के साइज में और सेल के आकार में अंतर पाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग का मतलब अभी भी अगर आप लोग को वीडियो और आवाज फंस रही होगी तो इस चीज पे आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो और आवाज फंस रही है। ठीक है, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत लैग हमको दिख रहा है। ठीक है, अभी फंसेगा तो बता दीजिएगा। सेल में देखा जाए तो सेल हेक्सागोनल हो सकता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, और लाइक अ रॉड शेप हो सकता है। रॉड शेप के साथ साथ वो नॉर्मल भी पाया जा सकता है। ठीक है, हेक्सागोनल पेंटागोनल हम लोग नॉर्मली देख सकते हैं किसमें, अगर हम लोग नॉर्मली किसका देखते हैं, ये मनार जो होता है, मनार का हम लोग नॉर्मली सेल वॉल देखते हैं या फिर सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें भी हम लोग नॉर्मली देख लेते हैं, और अदर में भी हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो हमको हेक्सागोनल मिलता है या पेंटागोनल मिलता है। ठीक है, तो ये उसके मतलब उसमें नॉर्मली एक प्लांट में देखते हैं तो हमें ऐसे सेल, ओनियन सेल देखेंगे तो हमें ऐसे मिलेगी, अगर गार्लिक सेल देखेंगे तो हमें ऐसे मिलेगी। तो मतलब सेल का कोई साइज फिक्स नहीं होता है। सेल के साइज को कौन फिक्स करता है? साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के साथ सेल को इसका मतलब साइज नहीं फिक्स करता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इंटरनली कंप्लीटली भरा रहता है, मतलब इन सब में कौन सा द्रव्य भरा रहेगा, कौन सा लिक्विड भरा रहेगा, कौन सा फ्लूइड भरा रहेगा, साइटोप्लाज्म भरा रहेगा। ठीक है, इसको स्केलेटन देने का काम किसका होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सीधे खड़े, हम लोग का कुछ नक्शा बना हुआ है तो हम लोग कंकाल के तौर पे खड़े, कंकाल हमारे अंदर पाया जाता है। ठीक है, हमको कंकाल एक एक्सिस, एक शेप देता है। इसी तरह सेल को भी शेप देता है कौन? सेल वॉल। सेल वॉल कैन बी डिफाइंड एज द स्केलेटन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल को शेप देने का काम किसका होता है? सेल वॉल का। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम 3 पॉइंट आपको ऐसे बता रहे हैं जो कि नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछता है। फर्स्ट वन इज स्मॉल, मतलब स्मॉलेस्ट सेल, सेकंड वन इज द लार्जेस्ट सेल, एंड थर्ड वन इज द, सॉरी लार्जेस्ट नहीं कहेंगे, लॉन्गेस्ट सेल, एंड थर्ड वन इज द बिगेस्ट सेल। बिगेस्ट सेल तो कॉमनली सारे लोग जानते हैं। बिगेस्ट सेल मतलब सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, वो सारे लोग जानते हैं कि क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। ठीक है, जी हाँ, अंडा भी एक कोशिका ही है, एग भी एक कोशिका ही है, और सबसे बड़ा अंडा की बात करें तो सबसे बड़ा अंडा ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का ही होता है, तो सबसे बड़ा वही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें इन ह्यूमन, तो लॉन्गेस्ट सेल मतलब सबसे लंबी कोशिका मनुष्य में कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। ठीक है, नर्व सेल। और उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा की। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज मान लीजिए कि आज ट्रायल चल रहा है नेटवर्क का, 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, और इसका होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर, मतलब सॉरी ये 3 to 5 माइक्रोमीटर हम जो दिख रहे हैं ये बैक्टीरिया के सेल वालों के। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल नहीं बोल सकते हैं, सब लॉन्गेस्ट मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल जो कि मतलब सबसे छोटी कोशिका का जीव कौन होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा कैसा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक। आज जनरली जितना कुछ हम बताएंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में ही बताएंगे, यूकैरियोटिक के बारे में नहीं बताएंगे, तो इसलिए हम बस इतना ही बता रहे हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल मतलब माइकोप्लाज्मा एक जीव है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और उसकी सेल जो होती है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है। उसकी साइज कितनी होती है?
नियरली 0.3 माइक्रोन मीटर, यानी बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। नॉर्मली अगर हम कहें तो हम अपने नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें लाइट और लगभग बहुत ज्यादा डीप माइक्रोस्कोप चाहिए उसको देखने के लिए। एक बैक्टीरिया की सेल वॉल की देखिए, यहाँ पर हमने आपको 3 पॉइंट दिया, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, बिगेस्ट सेल। अब यहाँ पर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, मतलब एक बैक्टीरिया भी खुद क्या होता है, सेल का ही फॉर्म होता है, और एक बैक्टीरियल सेल का फॉर्म कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोन मीटर, ठीक है। ये होता है बैक्टीरिया सेल का साइज, ठीक है। और ह्यूमन आरबीसी देखिए, मतलब अब ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पॉइंट है, ठीक है। एक और पॉइंट दे रहे हैं हम, ह्यूमन आपको बता मतलब सारे क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एग्जाम नीट पीछे उसमें साइड हाईलाइट रहता है, उसके मतलब ये सारे इसके साथ नाउ थोड़ा सा नेटवर्क होता है, नहीं अभी करूंगा, ठीक है। अब ये करंट आगे तो सही होगा। नहीं सही है, अब क्या किया जाए। हेलो, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। ओके, कुछ कह नहीं सकते यार, नेटवर्क का इशू है थोड़ा। पहले ही हमको ट्रायल क्लास लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमको टाइम नहीं मिला, हम डायरेक्टली इसी पे अप्लाई कर दिए राउटर पे। आज अपना सिम भी प्रिपेयर नहीं किए कि हम सिम से डायरेक्टली मतलब डेली जैसा स्ट्रीम कर लें, अपना सिम भी निकाल के रख दें कि अब तो राउटर से मतलब बैटरी स्पीड देगा। राउटर से कल बैटरी स्पीड देगा, कल राउटर की अच्छी जैसी पोजीशन देख के उसको बाहर कहीं लगा दिया जाएगा। अभी राउटर नॉर्मली यही रखा हुआ है और इसी यहाँ पर रूम पैक है कम्प्लीटली, क्योंकि रूम के बाहर रखेंगे तो वॉइस ज्यादा आ जाता है, बाहर की नॉइज ज्यादा आती है, तो रूम पैक है कम्प्लीटली, तो इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है, ठीक है। कल हम कोशिश पूरी तरह से करेंगे कि नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। इतना हुआ, ठीक है। इतना आप लोगों को कोई क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, सॉरी फॉर द टेक्निकल इशू। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा होती है। क्या साइज होता है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। सबसे लंबी सेल सॉरी मतलब ह्यूमन में कौन सी होती है, मनुष्य में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पाई जाती है, ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा पाया जाता है। और उसके साथ बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो कितने साइज का होता है, 3.5 माइक्रोन मीटर का होता है, ठीक है। उसके साथ ह्यूमन का जो आरबीसी होता है वो कितने साइज का होता है, 7.0 माइक्रोन मीटर का होता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। इसमें आप लोग को जो भी कुछ नोट डाउन करना है कर लीजिए, तब तक थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट विफ्ट करके देखते हैं, ठीक है। और हम अभी आपको 10-15 सेकंड में इसको मिटा देंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, फाइन, आई होप क्लास ठीक चल रहा है। थोड़ा सा आज जो इश्यू है उसके लिए हम काफी ज्यादा क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब एक हमारा टॉपिक आता है राइबोसोम, ठीक है। अरे ये आई होप दिख रहा होगा।
क्योंकि वीडियो तो आज चालू है। ठीक है। थैंक यू कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्लास में इतना कुछ इधर हो रहा है फिर भी आप लोग कंटिन्यू है हमारे साथ, थैंक यू। ठीक है। गर्मी की छुट्टी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी 20 मई से तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पोजीशन चेंज कर देंगे, हम क्लासरूम ही चेंज कर देंगे, लेकिन 20 मई से 1 जुलाई तक का क्लासरूम परफेक्टली चलाया जाएगा। ठीक है। 20 मई तक जैसे सारे लोग थोड़े थोड़े काम में बिजी रहते हैं, हम भी थोड़ा बिजी रहेंगे। ठीक है, तो उस वक्त नहीं बोल सकते। ठीक है। तो अब राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है। राइबोसोम ये राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है। इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं कि इसके पास कोई मेम्ब्रेन, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब कोई झिल्ली मतलब इसको हम प्रोकैरियोटिक में भी लेंगे और यूकैरियोटिक में भी लेंगे। और प्रोकैरियोटिक का थोड़ा सा नामांकरण की बात कर दे तो प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब, कैरियोटिक जो वर्ड है वो आया है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्र। ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मतलब होता है साधारण या फिर कह सकते हैं प्राचीन। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रोकैरियोटिक है वो प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती है, साधारण कोशिकाएं होती हैं, और प्राचीन होती है। प्राचीन के साथ साथ वो मतलब प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि वो काफी ज्यादा डेवलप नहीं रहती, वो नॉर्मली रहती है। ठीक है, वो ज्यादा डेवलप नहीं रहती, वो एकदम नॉर्मली रहती है। उसके अंदर ज्यादा मतलब यूकैरियोटिक की तरह माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है देखा जाए, दूसरा दूसरा पॉइंट राइबोसोम के बारे में देखा जाए तो राइबोसोम हमारा पाया जाता है साइटोप्लाज्म, मतलब राइबोसोम पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, आर ई आर जिसको नहीं पता है वो इसका फुल फॉर्म लिख लेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इसका हिंदी होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है। रफ का मतलब हो जाएगा खुरदुरी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है। तो ये इसका मतलब फुल फॉर्म होता है। आर के साथ ये एक और जगह पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ एक्सेप्शंस हैं बैक्टीरिया में जिनको हमें ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ना होता है, वो एक्सेप्शंस अभी हम बता नहीं पाए हैं। ठीक है। क्योंकि हमें कम्प्लीटली आज का लेक्चर प्रिपेयर करने का कम्प्लीटली टाइम नहीं मिला था कि हम कौन कौन से पॉइंट उठाए, राउटर को सेटअप करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था। ठीक है। तो इसमें साइटोप्लाज्म जो है इसमें राइबोसोम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्म मतलब ये दो टाइप का होता है। एक स्मूथ पाया जाता है जिसके जिसे हिंदी में चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बोला जाता है, एक रफ पाया जाता है जिसे हिंदी में खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोला जाता है। ठीक है। ये ब्लैक ऑप्शंस होते हैं, इनके बारे में आपको सेल ऑर्गेनेल से बताया जाएगा। और एक माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का ऊर्जा घर होता है, उनके पास पाया जाता है क्या, राइबोसोम। ठीक है। और इसके बाद देखा जाए कि कौन सा ऑर्गन और होता है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को बोलते हैं तारक कार। ठीक है। सेंट्रोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट, या फिर हम शॉर्टली लिख देते हैं बस नो मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी एक हमको पॉइंट मिल रहा है। ठीक है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, ये सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में मदद करता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम मतलब अब इतना जो था ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था सेल के बारे में और सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में। सेल में जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जो होता है और सेंट्रोसोम जो होता है, वो बेसिक फंक्शंस इनका क्या होता है और इनके शेप कैसे होते हैं, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल और सबसे स्मॉलेस्ट सेल और आरबीसी के सेल। मतलब ये थोड़ा बहुत हमको इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में समझना था। ठीक है। आज की क्लास में कोई ब्रेक नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में वैसे ही ब्रेक हो चुका है। 25 मिनट तक हम कंप्लीट क्लास अटेंड करेंगे और कंप्लीट क्लास में हमारा सेल ऑर्गेनेल्स में हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक के ही बारे में बात करेंगे, यूकैरियोटिक के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। हो सकता है अगर थोड़ा बहुत 5 मिनट या 10 मिनट बचेगा तो उसमें हम लोग क्लास 12 का रिप्रोडक्शन टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है।
ओके, आई होप अब बेटर है सब कुछ। क्वालिटी आप लोगों को थोड़ी सी बेटर मिलनी चाहिए पहले से, और वॉइस क्वालिटी भी थोड़ा बहुत इधर जो आ रहा है वो नेटवर्क कंडीशन के कारण आ रहा है, ठीक है। अब इसको कंप्लीटली हम मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें किसी को कुछ लिखना है या फिर किसी को कुछ से पूछना है कि कहाँ क्या लिखा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी कमेंट्स? ओके, नो कमेंट, हम आगे चलते हैं। एक अच्छी बात है, चाहे कोई फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी हो, ये क्लास रेगुलर हम चलाने की कोशिश करेंगे। और रेगुलर चलाने का मतलब हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा एक साल है, ये जो पूरा ईयर है, इसमें हम कंप्लीट सिलेबस खत्म करने की कोशिश करें, ठीक है। और सिलेबस तो कंप्लीट खत्म होने वाला है नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्जाम्स के सिलेबस कभी खत्म होने वाले हैं नहीं, वो हमेशा पढ़ते रहेंगे। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया पॉइंट्स आता रहेगा, कुछ ना कुछ नया टॉपिक्स आता रहेगा, जिसे हमें पढ़ते रहना है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में बात कर लें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, तो प्रोकैरियोटिक इसमें किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारा माइकोप्लाज्मा में, पीपीएलओ में। पीपीएलओ के साथ मतलब आल बैक्टीरिया में पाया जाता है, और आल बैक्टीरिया के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में बात करें, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो बैक्टीरिया की टाइप हमने आपको पहले ही बता चुका है, आज बस नॉर्मली जिक्र कर देते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। कॉकस होता है, कॉकस मतलब राउंड शेप होता है, जो लोग क्लास अटेंड नहीं किए थे वो जानते हैं। दूसरा क्या होता है? बैसिलस होता है। बैसिलस मींस दंडाणु, इसको हिंदी मतलब कॉकस को हिंदी में गोलाणु बोलते हैं। उनका शेप कैसा होता है? गोल होता है। कहीं कहीं ये गोल गोल जो होते हैं वो चैन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। बैसिलस मतलब दंडाणु, यानी ये रॉड शेप लाइक रहेंगे, मतलब डंडे के आकार में रहेंगे, ठीक है। बैसिलस, कॉकस, और उसके साथ एक आता है स्पिरिलम। स्पिरिलम को बोलते हैं सर्पिलाडो। सर्पिलाडो का मतलब कि सांप जैसे होते हैं, जिगजैग मोशन में रहते हैं, ठीक है। और कुछ के पास फ्लैजिला भी पाया जाता है। फ्लैजिला में भी इनमें 4-5 टाइप से पाया जाता है। एम्फीट्राइकस, लोकोट्राइकस, पेरिट्राइकस, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फ्लैजिला के बारे में पढ़ना है। कॉकस, बैसिलस, स्पिरिलम, और उसके साथ लास्ट आता है एक बैक्टीरिया के बारे में, कॉमा, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम इसके बारे में बता चुके थे, आई होप कब बताया था? पैथोलॉजी की क्लास में बताया था। पैथोलॉजी में बैक्टीरिया और वायरस के बारे में पढ़ना था, तब हम बैक्टीरिया के शेप के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा जिक्र नहीं कर रहे, इसको हम कंप्लीटली मिटा देंगे और हम आगे चल रहे हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं, तो अब हमें यहाँ पर क्या सेल वॉल की बात करते हैं, ठीक है। सेल वॉल, रेड मार्कर थोड़ा सा अभी लाइट चल रहा है, थोड़ा सा नया है, तो अभी बहुत पतला भी चल रहा है और लाइट भी चल रहा है, तो हम रेड मार्कर का यूज नहीं कर रहे हैं। 2-3 दिन बाद हम रेगुलर यूज करेंगे उसका, ठीक है। सेल वॉल देखा जाए तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के द्वारा आपको कंप्लीटली हर जगह घिरी रहती है। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में 3 लेयर होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के साथ मिड वाली लेयर सेल वॉल होती है, और इंटरनल लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, ठीक है। इसके बारे में हम जरूर लिख के बताएंगे, ताकि आप लोग का कोई भी पॉइंट छूटे ना, आप लोग सारे चीज नोट करते रहे, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन से घिरी हुई लगभग हर कोशिका में पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ में सेल वॉल पाई जाती है, कुछ में नहीं, तो वो आपकी अलग बात है। जो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है वो आउटर साइड पाया जाता है, और जो सेल वॉल पाई जाती है इनर साइड पाई जाती है, इन ह्यूमन सेल या फिर अदर एक्सेप्शंस ले लें तो, ठीक है। नॉर्मली सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन सेल लगभग सभी सेल्स में पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है वो मिड लेयर में पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर लेयर में पाई जाती है। वो किसी किसी में ग्लाइकोकैलिक्स, और किसी किसी में ग्लाइकोप्रोटीन, और किसी किसी में पेप्टिडोग्लाइकैन, और किसी किसी में पेप्लोमर्स, फॉर एग्जांपल एचआईवी और कुछ वायरसेस को ले लें तो उसमें पेप्लोमर्स की बनी होती है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकैन, ग्लाइकोप्रोटीन, पेप्लोमर्स, और इसके साथ ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ये चारों पॉइंट सुपर टेट के पेपर में, क्योंकि मेरे पास अभी एक पीडीएफ है, एक हमारे रिलेशन के थ्रू उन्होंने भेजा था कि ये पेज है, ये बायो का किस पोर्शन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो टेक्स्ट बुक का एक पीडीएफ था, उन्होंने भेजा था।
तो पूछे थे कहाँ से पूछा हुआ, तो ये सारे पॉइंट में पूछा हुआ था। पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में पूछा था, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पूछा था, ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में पूछा था, पेप्लोमर्स के बारे में पूछा था। और ये चारों टाइप जो है, ये चारों टाइप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से ही रिलेटेड है। तो मतलब जो बैक्टीरिया के सेल वॉल है वो किसके बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन्स के बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स के लगभग वायरसेस के सेल वॉल बने होते हैं। और हमारे डब्ल्यूपीसी जो है वो भी जीपी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120 के बने होते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर हम किसी और चीज की बात करें तो पेप्लोमर्स जो होते हैं वो कंबाइंड रूप से ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और पेप्लोमर्स के साथ साथ अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो माइकोप्लाज्मा को नियरली छोड़ के ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल जो होता है वो तीन चीजों का बना होता है। जो आउटर लेयर होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स की होती है, जो मिडिल लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, जो इनर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये तीनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल यूनिट का फॉर्मेशन करती है। और वो जो यूनिट बनती है वही सेल को प्रोटेक्ट करती है। अगर मतलब इसको एक स्टोरी की तरह सुने तो एक पतली सी झिल्ली होती है, ठीक है। और वो पतली सी झिल्ली में तीन सैनिक खड़े रहते हैं। पहला जो सैनिक होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स का होता है, बाहरी सैनिक, ठीक है। मिडिल वाला जो सैनिक होता है वो सेल वॉल का होता है। और इंटरनल जो सैनिक होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। और ये तीनों सैनिक आपस में जुड़ के एक बड़ी सी वॉल बनाते हैं, एक बड़ा सा कोशिका के चारों तरफ आवरण बनाते हैं, जो कि कोशिका को ढांचा देने का भी काम करता है और ढांचा देने के साथ साथ कोशिका को प्रोटेक्ट करने के भी काम करता है, ठीक है। तो आई होप ये एग्जाम्पल आप लोग को बेटरली समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अब मतलब अब इनके जेनेटिक मटेरियल की बात करने तो प्रोकैरियोटिक में पहले मतलब वर्ड से क्या मतलब मेरा था, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव मतलब साधारण, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती है। सेल वॉल के बारे में तो हमने कई टाइप बता दिया, सेल वॉल के बारे में इसका कोई पॉइंट लिख नहीं रहे, आगे चल के लिखेंगे, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो इसमें होता है वो नॉट वेल डिफाइंड होता है, ठीक है, मतलब अच्छे से नहीं बना होता है। और अगर न्यूक्लियस के साथ जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल क्योंकि इसमें बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इनमें जेनेटिक मटेरियल हम डीएनए की बात करते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए कैसे पाया जाता है, दो टाइप से पाया जाता है। एक जीनोमिक डीएनए होता है और एक जीनोमिक के साथ साथ एक सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। ये हम इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। पहला जो डीएनए हम लिख रहे हैं जीनोमिक डीएनए लिख रहे हैं, जीनोमिक डीएनए। और दूसरा जो हम लिख रहे हैं वो सर्कुलर डीएनए लिख रहे हैं, ठीक है। जीनोमिक डीएनए की बात कर लें तो जीनोमिक डीएनए जो होता है वो मेन डीएनए होता है, वो इनसाइड पाया जाता है, ठीक है। ये जो जीनोमिक डीएनए होता है इनसाइड पाया जाता है, मेन डीएनए होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन के एग्जांपल में दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। एक सोमैटिक सेल यानी कायिक कोशिका पाई जाती है जिनके पूरे ऑर्गन्स बने होते हैं, और एक जो पाई जाती है वो जीन सेल पाई जाती है, जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ठीक इसी तरह इनमें जो मतलब जो हम दो एग्जांपल दे रहे हैं जीनोमिक डीएनए और सर्कुलर डीएनए का, तो जो मेन डीएनए होता है, जो मेन सेल के फॉर्मेशन या फिर सेल के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के जो कोडिंग लेके चलता है वो डीएनए डीओमिक रहता है, मतलब जीनोमिक डीएनए रहता है, ठीक है। और जो सर्कुलर डीएनए रहता है, सर्कुलर डीएनए का मतलब फंक्शन क्या होता है कि सर्कुलर डीएनए एक सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर को लेके कैरी करता है। जैसे हम इसमें हम लिख देते हैं सर्टेन मतलब निश्चित, और फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक वर्ड का मतलब वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने मेंडल के नियम में जीनोटाइप और फिनोटाइप समझा था। फिनोटाइप का मतलब होगा कि बाहरी लक्षण, और जीनोटाइप का मतलब होगा जो जीनी लक्षण होता है। जीनी लक्षण मतलब जो जीन के अंदर चेंजेस आते हैं वो कैरेक्टर मतलब जीनोटाइप कहलाता है। और फिनोटाइप मतलब जो बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं। तो सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर को लेके चलता है कौन, सर्कुलर डीएनए कैरेक्टर, ठीक है। सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर को लेके चलता है सर्कुलर डीएनए। और ये जो मतलब सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर को लेके चलता है, इसमें हमारा आता है एक कैरेक्टर आता है वो रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या करता है, एक तरह से एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस का काम करता है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक। एक बार और बता रहे हैं, सर्कुलर डीएनए जो होता है वो इनसाइड नहीं पाया जाता है। पहली बात ये कहां पाया जाता है, आउटसाइड पाया जाता है,
ठीक है। इसके पास सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर होते हैं। सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि इसके पास कुछ कुछ बाहर दिखाने वाले कैरेक्टर पाए जाते हैं, कुछ बाहर से गुण होते हैं। और वो गुण क्या होते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक। रेजिस्टेंस मतलब रोधक, ऑफ एंटीबायोटिक मतलब मतलब जो भी प्रतिजन आते हैं, मतलब जो भी इस पे अटैक करने आते हैं, जो भी कुछ एंटीजन सेल पे अटैक करने आते हैं, उनका वो रेजिस्टेंस करता है, यानी उनको आने नहीं देता सर्कुलर डीएनए। और ये फ्री रूप से पाया जाता है इन द सेल्स। ठीक है। हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहेंगे 10 से 20 सेकंड का, क्योंकि हम लगातार काफी स्पीड में बोल रहे हैं, काफी ज्यादा हो गया। आपको थोड़ा सा ब्रेक दे देना, ठीक है? 1 मिनट तक का ब्रेक दे दे रहे हैं, ब्रेक थोड़ा सा लंबा ले दे रहे हैं। हाँ, 1 मिनट में आप सारे लोग कमेंट कर दीजिए, आज की क्वालिटी बेटर थी या फिर जो पहले चल रहा था उसकी क्वालिटी बेटर है। जैसे अभी जो वीडियो चल रहा है उसकी क्वालिटी बेटर है, या फिर जो पहले वीडियो चल रहा था इससे उसकी क्वालिटी बेटर थी। मतलब 13 लोग ज्वाइन है तो कुछ लोग तो कमेंट कर दीजिए कम से कम। वीडियो क्वालिटी पहले बेटर थी या बेटर है? अभी सही है, बेटर है। ओके, थैंक यू। वाईफाई लगाने का भी मतलब यही था कि आप लोगों को वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बेटर मिले। हमको भी देखने को लग रहा है, मतलब देखने में लग रहा है कि वीडियो क्वालिटी पहले से बेटर जा रही है। ठीक है। बाकी जो इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं करेंगे। आज जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, कल थोड़ा सा इससे बेटर इम्प्रूवमेंट होगा। कलर मार्कर हम लाए, लेकिन कलर मार्कर फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है तो काफी पतला चल रहा है, जिसकी वजह से दिख नहीं रहा है। कलर मार्कर के साथ फिगर बनाया जाएगा, फिगर को हाईलाइट्स किया जाएगा, और क्लास को मतलब बेटर डे बाय डे हम बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हमारा कंप्लीट प्रयास रहेगा, मतलब पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कितना बेटरली हम वीडियोस प्रोवाइड कर सके, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो इस पे हो। अगर मतलब अब अगर वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड होती है, फॉर एग्जांपल आज की वीडियो को हम नहीं चढ़ाना चाहेंगे क्योंकि आज की वीडियो बिल्कुल भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई। मतलब नेटवर्क आया, नेटवर्क गया, काफी ज्यादा बीच में एरर हुआ है। लेकिन कल से जो भी वीडियो रिकॉर्ड होगी वो कंप्लीटली यूट्यूब पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे, पर यूट्यूब पे हम उसको तुरंत नहीं, कम से कम 2-3 दिन बाद चढ़ाएंगे। और हाँ, जो लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, तो बहुत बार पहले ऐसा हो चुका है कि मतलब हम लोग भी सोचते थे कोई वीडियो यूट्यूब पे हम लोग देख लेंगे, क्लास अटेंड करने की क्या जरूरत है, लाइव क्लास कौन अटेंड करेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो चीज रह जाता है, जो लोग सोचते हैं कि यूट्यूब पे हम देख लेंगे वीडियो, वो चीज रह जाता है, अभी नहीं बाद में देखेंगे, बाद में नहीं बाद में देखेंगे, वो चीज रह जाता है। और जो चीज लाइव क्लास में समझ में आता है वो बेटर रहता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम इस वीडियो को सबसे बेटर क्वालिटी में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी दे सकते हैं, पर यूट्यूब पे पढ़ाने का और लाइव क्लास में पढ़ाने का थोड़ा सा अफेक्ट बदल जाता है कि लाइव क्लास में समझ में बेटर आता है देन द यूट्यूब। तो इसलिए हम हमारे समझ से लाइव क्लास बेटर है। ठीक है। तो ठीक है, आप लोग का ब्रेक ब्रेक मतलब लगभग कंप्लीट हो गया। माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दिया गया, सीट दिया गया। अगर एक साथ सारी चीजें बताई जाएंगी, क्योंकि हम क्लास को थोड़ा सा फास्ट लिए हैं आज, ठीक है, एक साथ सारी चीजें बताई जाएंगी तो कंफ्यूज हो जाता है माइंड में, सब कुछ एक साथ नहीं स्टोर हो पाता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा रेस्ट लिए थे। ठीक है। अब हम क्लास को आगे लेके चलते हैं, ऑनलाइन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब अगर हम आगे बात करें, हम तो सोच रहे हैं आज प्रोकैरियोटिक को भी ड्रॉप कर। प्रोकैरियोटिक बहुत लंबा है, अकेले इसको पढ़ा जाए तो अभी इसमें ग्राम पॉजिटिव आने वाला है, ग्राम नेगेटिव आने वाला है, बैक्टीरियल सेल वॉल आने वाली है, और काफी टॉपिक आने वाला है। तो ठीक है, आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आज हालांकि हम टॉपिक प्रिपेयर किए थे कि आज का क्लास कंप्लीट लेंगे 12th वाला भी, लेकिन आज के लिए इतना ही सही है। ठीक है, कल हम कंप्लीट क्लास लेंगे, और कल नेटवर्क में जो भी थोड़ा बहुत एरर आ रहा है इनको भी हम इम्प्रूवमेंट करने की कंप्लीट कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अब अगर आगे चला जाए तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का जो स्ट्रक्चर्स होता है, अगर कंपैरिजन किया जाए तो यूकैरियोटिक कंप्लीटली डिफरेंट होता है प्रोकैरियोटिक से। केवल उसमें एक ही चीज को हम कॉमन लेते हैं, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक, एंड देयर फंक्शन इज सेम एज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, इट मींस टू से दैट, इसका कहने का मतलब ये है कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं, और राइबोसोम के फंक्शन भी लगभग दोनों में सेम ही होते हैं। तो एक राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेम वे में पाया जाता है, बाकी प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक से कंप्लीटली
डिफरेंट होती है। उसके साथ अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के फंक्शनल वर्किंग स्कीम की बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक काम कैसे करती हैं सरल भाषा में, तो उसको बताने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो क्या होती है, जैसे हम ले लेते हैं कि एक हॉल है, ठीक है। हॉल में सारा काम हो रहा है, एक कोने में खाना बन रहा है, एक कोने में मतलब नहाना धोना है, एक कोने में टीवी देखना है, एक कोने में गेस्ट बैठे हुए हैं। तो एक हॉल के अंदर सारा काम हो रहा है, ठीक है। उसमें नो रूम स्पेसिफाइड फॉर अ सर्टेन वर्क, कोई अलग से कमरा नहीं बना है किसी निश्चित कार्य के लिए, ठीक है। एक हॉल बना हुआ है, एक हॉल के अंदर सारा काम हो रहा है। और वहीं हम यूकैरियोटिक की बात कर दें तो यूकैरियोटिक का मतलब डाइनिंग रूम अलग, गेस्ट रूम अलग, किचन रूम अलग, बाथरूम अलग, टीवी वाला रूम अलग, उसके साथ अगर कोई अलग और फंक्शनल रूम है तो वो अलग होता है, ठीक है। तो मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के फंक्शन को समझने का सबसे इजी मेथड ये है कि जो प्रोकैरियोटिक रहते हैं वो एक ही में कंबाइंड मिक्स रूप से काम करते हैं, और जो यूकैरियोटिक रहते हैं उनमें सर्टेन चैम्बर्स बने रहते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ सेल। तो इस तरह सर्टेन चैम्बर्स पाए जाते हैं सर्टेन वर्क्स के लिए, ठीक है। उसमें अलग अलग चैम्बर्स पाए जाते हैं अलग अलग काम के लिए। किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक कैसे फंक्शन करता है? प्रोकैरियोटिक फंक्शंस लाइक अ हॉल। प्रोकैरियोटिक काम करता है जैसे कि एक हॉल में सारा काम हो रहा है तो प्रोकैरियोटिक सेल का काम है। और एक रूम में मतलब अलग अलग रूम में, किचन में खाना बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ऑफ सेल, तो उसमें वर्किंग काम हो रहा है। और बाहर के गेस्ट लोग में से अगर कोई इलेक्टिव में मतलब कह सकते हैं कि मतलब जो मटेरियल्स है वो वेस्ट मटेरियल को ऐसे एंटर करते हैं तो उनको लाइसोसोम डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेल ऑर्गेनाइज अलग अलग कोशिकांग बने हुए हैं, उनको फेस करने के लिए अलग अलग वर्क को। तो ये किसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। तो इसलिए हमें हिंदी में डेफिनेशन मिलती है कि कोशिका में मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में सारा कुछ मिक्स रूप से पाया जाता है और केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है। केंद्र के सभी चीजें लगभग पाई जाती है पर केंद्रक आवरण अब्सेंट होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में सुसंगठित सुव्यवस्थित रूप से सभी कार्य होते हैं और उसमें न्यूक्लियस आवरण, जो कि मेन डिफरेंस होता है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में नहीं पाई जाती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली अब्सेंट रहती है। तो इस बात को ध्यान देना होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो मतलब सेल इन्वेलप होता है, जो सेल का कवर होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक में मतलब यूकैरियोटिक में भी कॉम्प्लेक्स रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक में जो मतलब मटेरियल्स यूज होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। या फिर एस्पार्टिक, कुछ में एस्पार्टिक आ जाता है, ठीक है। और कुछ में ग्लाइकोजन आ जाता है, या फिर कुछ में ग्लाइकोकैलिक्स आता है। मतलब लगभग ग्लाइकोप्रोटीन यानी जो ग्लाइको वर्ड आ रहा है इन्हीं के सारे सेल वॉल्स बनते हैं। जबकि बैक्टीरिया में काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी अलग अलग टाइप के सेल वॉल यूज होते हैं, ठीक है। अगर उसके साथ अगर हम बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात कर ले या फिर सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होते हैं तो तीन चीज से बाउंडेड रहते हैं। जैसा कि हमने बता चुका है, जो बाहरी से सिपाही रहेगा वो क्या रहेगा? ग्लाइकोकैलिक्स रहेगा। जो बीच वाला सिपाही रहेगा वो क्या रहेगा? सेल वॉल रहेगा। जो इनर सिपाही होगा वो क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सरल भाषा में कोशिका दीवार या फिर कोशिका भित्ति को समझने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो सेल वॉल होती है या फिर जो मतलब हाँ, जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। जो सेल वॉल का बाहरी लेयर होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, जो मिड लेयर होता है वो सेल वॉल होती है, और जो इनर लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इन प्रोकैरियोटिक। तो एक सरल से एग्जांपल हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो अब तक बच्चों को था, जो कि मतलब हमसे क्वेश्चन पूछे थे, उसमें ये था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है किसकी? बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन। कोई कमेंट तो नहीं किया कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अब बेटर क्वालिटी है, ठीक है। अब अच्छे से पढ़ाएंगे तो आप लोग फास्टली कमेंट भी कर दिया करें। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि बैक्टीरिया के सेल वॉल किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो आप लोग को बता देना चाहिए कि फास्टली कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। हालांकि ये चीज हम कुछ लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन में 2 चीज आता है, एक आता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक आता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के कंपैरिजन की बात करेंगे तो कंपैरिजन में 4-5 पॉइंट तो हमको मिल जाते हैं, पर हम यहाँ पर सारे पॉइंट्स को नहीं का मतलब मेजर करेंगे, सिर्फ हम एक ही 2 पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट ये लेंगे
इसमें जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लिकैन की, यानी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें थिक पेप्टिडोग्लिकैन होता है, अर्थात पेप्टिडोग्लिकैन की जो कोशिका भित्ति पाई जाती है। हाँ, पेप्टिडोग्लिकैन के बारे में हम आपको एक बात बता दें तो ये हमारे एग्जाम में कंप्लीटली पूछा था, और ये सारे मतलब 12th लेवल पे जो भी एग्जाम होते हैं उनमें अक्सर पूछता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की होती है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नीट वीट में भी पूछा जा चुका है पहले का, तो इस चीज को हाईलाइट कर लेंगे। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लिकैन की बनी होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो मतलब हम इसमें इन दोनों में डिफरेंस तो बहुत ज्यादा होते हैं, पर हम मेजर डिफरेंस लेके चलते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ग्राम पॉजिटिव क्यों है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ग्राम नेगेटिव क्यों है। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होती है उसमें पेप्टिडोग्लिकैन की जो लेयर होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। पेप्टिडोग्लिकैन पेप्टिडोग्लिकैन की जो लेयर होती है वो थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लिकैन की जो लेयर होती है वो थिन रहती है। ठीक है, इसमें जो रहता है पेप्टिडोग्लिकैन वो कैसा रहता है? थिन रहता है। पेप्टिडोग्लिकैन, इसमें जो पेप्टिडोग्लिकैन का लेयर होता है वो थिन होता है। ये एक मेजर पॉइंट होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में मोटी पेप्टिडोग्लिकैन की लेयर पाई जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पतली पेप्टिडोग्लिकैन की लेयर पाई जाती है। अनदर पॉइंट ले तो अनदर पॉइंट जो है वो पेप्टिडोग्लिकैन की लेयर पे ही सारा पॉइंट बेस्ड होता है, तो इसमें हम सारे पॉइंट को नहीं बताया है, इसलिए कहा है कि हम 4-5 पॉइंट नहीं बताएंगे, हम सिर्फ 2 मेजर पॉइंट बताएंगे। जाहिर सी बात है, अगर पेप्टिडोग्लिकैन की लेयर कैसी है? मोटी है, तो ऐसे में यदि हम कोई उस पे स्टेन सॉल्यूशन गिराते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब किस पे गिरा रहे हैं? बैक्टीरिया पे। स्टेन सॉल्यूशन में क्या आता है? मैथिलीन या सैफिलिन, मतलब जो उनको कलर कर दे, जो उनको स्टेन कर दे, जो उनको प्यूरिफाई कर दे। ठीक है, तो अगर हम स्टेन सॉल्यूशन किसी पे यूज कर देते हैं, अगर हम ग्राम पॉजिटिव को बैक्टीरिया को के ऊपर स्टेन सॉल्यूशन यूज करते हैं तो ये पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा, जबकि इसमें मतलब इसको कहते हैं व्हाइट या फिर लाइट पिंक में जाता है। रीजन, पेप्टिडोग्लिकैन यानी जो आउटर लेयर है वो मोटी है, तो ये ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव को शो करेगा। पॉजिटिव का मतलब इसका कलर चेंज होगा, और ये नेगेटिव मतलब इसमें कलर चेंज नहीं होगा, या फिर लेयर में थोड़ा बहुत चेंज देखा जा सकता है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है वो किस पे बेस्ड होता है? ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बेस्ड होता है। ठीक है, और ये जो इतना सा टॉपिक है, ये छोटा सा ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछने वाला टॉपिक है। एएनएम जीएनएम में भी इन दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जैसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए थे, वो देखकर मैंने नोटिस किया था। ठीक है, तो इस चीज को मार्क कर लीजिए, बैक्टीरिया सेल और पेप्टिडोग्लिकैन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लिकैन की लेयर मोटी होती है, तो इसलिए वो पॉजिटिविटी शो करता है, अर्थात यदि उसमें कोई स्टेरिक सॉल्यूशन यूज करते हैं तो उसका कलर पर्पल में डायरेक्टली चेंज हो जाता है, काफी डार्क चेंज होता है। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लिकैन की लेयर होती है, यानी जो सेल वॉल की लेयर होती है, वो काफी ज्यादा पतली होती है और वो काफी कम स्टेनिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको नेगेटिव में लिया जाता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इज देयर एनी क्वेश्चन? कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन या फिर आप लोगों को कोई एक बार और सुनना हो, समझना हो? एनी कमेंट्स? छोटी सी चीज समझाया, ज्यादा हार्ड नहीं समझाया, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते हैं तो थोड़ा समझ में आता है कि नहीं मुझे समझाने में कौन सी मिस्टेक हो रही। क्लास में मतलब फेसेस देख के या फिर रिएक्शंस को देख के समझ में आ जाता है कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं, बट यहाँ नहीं, हम फेस देख सकते हैं ना रिएक्शन देख सकते हैं, तो हम कैसे बताएं कि आप लोग को समझ में आया कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। टाइम 9:29, ठीक है, क्लास का टाइम हो रहा है, बस हम थोड़ा सा और टाइम लेंगे, 1 से 2 मिनट और लेंगे, उसके बाद कल पढ़ा जाएगा यूकैरियोटिक, कल प्रोकैरियोटिक नहीं रहेगा, कल यूकैरियोटिक के साथ 12th क्लास चलाएगा। कल नेटवर्क एरर ना हो तो भी अच्छा, देखेंगे, कोशिश करेंगे कि नेटवर्क एरर ना हो। अब अगर आगे बात कर ले तो जो सेल वॉल के मतलब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, क्योंकि बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसका काम क्या होता है कि वो मतलब प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन के साथ प्रिवेंशन करती है। ठीक है,
और सेल वॉल जो होती है वो बैक्टीरिया के शेप को भी डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जांपल कॉकस, स्पिरिलम और रॉड शेप लाइक, मतलब कॉकस मतलब गोलाड़ू, स्पिरिलम मतलब सर्पिलाड़ू, और रॉड शेप लाइक मतलब उसको बोलते हैं बैसिलस, दंडाणु, ठीक है। और जो कॉमन रूप पाए जा रहे हैं, यानी जो बैक्टीरिया की शेप है, ये बैक्टीरिया के शेप किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन हो रहे हैं? ये शेप डिटरमाइन हो रहे हैं सेल वॉल के अकॉर्डिंग। सेल वॉल का फंक्शन टू डिटरमाइन द शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और कुछ प्रोकैरियोट्स में, जैसे हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन होता है उसमें क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है, और कुछ अलग अलग ये जो क्रोमेटोफोर्स है इनके बारे में आप लोगों को ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स के बारे में आप लोगों को ग्रेजुएशन में पढ़ना पड़ेगा। और क्रोमेटोफोर का मतलब होता है कुछ सर्टेन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स का मतलब वर्णक या फिर लवण, जिसमें मतलब जो कि उसको कलर करने का काम करते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो बैक्टीरिया के सेल वॉल होते हैं वो प्रिवेंशन एंड कोलैप्सिंग से बचाते हैं, मतलब कोलैप्सिंग टकराने से बचाते हैं, किसी अदर सेल से जुड़ने से बचाते हैं। उसके साथ प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंशन मतलब प्रोटेक्शन देते हैं एक तरह से कंप्लीटली, और रोधक का काम करते हैं, ठीक है। उसके साथ देखा जाए तो अब बैक्टीरिया के प्रचलन अंगों की बात कर लिया जाए तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सीलिएटेड होते हैं, सीलिएटेड या फिर उसको कहते हैं फिम्ब्रिएटेड, ठीक है। फिम्ब्रिएटेड मतलब उनका, जैसे हम उसका अगर फिगर के अकॉर्डिंग बताना चाहें तो हम एक नॉर्मल सा बैक्टीरिया बना लीजिए। बैक्टीरिया आप लोग के नॉर्मली एग्जाम्स में आता है बनाने को, ठीक है। और सीलिएटेड या फिम्ब्रिएटेड का मतलब उनपे उंगली नुमा की जैसे आकार जैसे बने रहते हैं, ठीक है। ये बीएससी के भी एग्जाम में आ चुका था, वो भी थर्ड एग्जाम में आया था, और थर्ड एग्जाम में आई होप जुलाई थर्ड वाले में आया था, मेरे एग्जाम में आया था, ठीक है। फिगर आया था। सिलिएटेड या फिम्ब्रिएटेड होता है। सिलिएटेड मतलब इनपे रोमा पाए जाते हैं, अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है, दैट हेल्प इन, दैट इज द वर्क एज अ मोटाइल ऑर्गन, ठीक है। कैसे और मदद करते हैं? मोटाइल ऑर्गन होते हैं। मोटाइल ऑर्गन मतलब गतिशील अंग होते हैं, इनको गति प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। गतिशील अंग होते हैं। शॉर्टली बता रहे हैं, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम एकदम कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, सिलिएटेड भी होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया अपने बॉडी के मदद से चलते हैं, ना उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, ना उनमें सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इनमें जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें किसी किसी में ये क्या नाम होता है, कुछ कुछ में इनको हम लोग नॉर्मली फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर या फिम्ब्रीज बोल सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और कुछ कुछ में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, पीली बनाते हैं, PIL, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ऐसे कुछ डार्क पॉइंट्स, क्योंकि एनसीईआरटी के सेल चैप्टर में इसको डार्क करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कुछ डार्क पॉइंट्स ज्यादातर नीट में पूछते हैं रेयर क्वेश्चंस में। तो पीली जो होते हैं वो इलांगेटेड मतलब लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया में हमने फ्लैजिला के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में शायद हम कल आपको बता देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक रॉड टाइप बैक्टीरिया है तो इसमें फ्लैजिला पाएंगे, ठीक है। फ्लैजिला एक साइड है, एम्फीलोफोपेरिट्राइकस पूरे बॉडी पे, मतलब कई टाइप के बैक्टीरिया पाएंगे। एक ही साइड एक पाया जाएगा, एक ही साइड कई पाए जाएंगे, दोनों साइड कई पाए जाएंगे, पूरे बॉडी में पाए जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को फ्लैजिला के अकॉर्डिंग 4 टाइप में बांटा गया है, तो ठीक है। तो ऐसे इनके सेल वॉल्स होते हैं, सेल वॉल के ऊपर ये सब पाए जाते हैं जो कि इनको मोटाइल ऑर्गन्स के तरह होते हैं, चलने में मदद करते हैं, ठीक है। आज के क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, तो बस अब हम इससे ज्यादा क्लास को खींचेंगे नहीं, बस इतना ही। कल हम शुरू करेंगे यूकैरियोटिक के बारे में, और यूकैरियोटिक के बारे में कल ही हम खत्म करके देखेंगे एक आध सेल ऑर्गेनेल, जैसे सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी कल पढ़ाएंगे, ठीक है। और 12th का क्लास कंप्लीटली हम कल पढ़ाएंगे जरूर। कल रिप्रोडक्शन में हम जितना भी चार्ट